की बात हुई थी कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल पार्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस हुआ था बात, बोलिए। इसमें अंडर सेक्शन 10(13)A के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्या क्या था भाई? पहला था एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, जितना HRA का एक्चुअल अमाउंट आपने रिसीव किया। सेकंड था जितना आपने रेंट पेड किया जिस मकान में क्वार्टर लेके रहते हो, और उसमें से 10% ऑफ सैलरी डिडक्ट किया। और थर्ड केस, अगर मकान दिल्ली में है 50% ऑफ सैलरी इफ हाउस इज इन, कहां पे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में है, तो कितना? 50% वेतन का। और यदि अदर सिटी में है, कहीं पे भी अदर सिटी या कहीं भी रूरल एरियाज में है, तो एट द रेट ऑफ 40% ऑफ सैलरी कंसीडर किया जाएगा। दैट इज क्लियर। और हमने बताया था कि इन तीनों में जो सबसे कम होगा, लीस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो जो टैक्सेबल हम लोग करने वाले हैं, जितना HRA मिलता है, HRA जितना मिलता है उसमें से एग्जेम्प्ट डिडक्ट कर लेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा? टैक्सेबल पता चल जाएगा। ओके बेटा, तो सबसे पहले सब लोगों के पास बुक है, और इलस्ट्रेशन 3 अपने बुक से निकालें। इलस्ट्रेशन 3 अपने बुक से निकालें, और लिखता है कि मिस्टर जो प्रसंग है, मिस्टर प्रसंग इज ए एम्प्लॉय इन ए प्राइवेट कंपनी। नोट कर लिया? मिस्टर प्रसंग इज ए एम्प्लॉय इन ए प्राइवेट कंपनी एट 70,000 पर मंथ। ये प्राइवेट कंपनी में 70,000 पर मंथ इनको सैलरी मिलती है। मिला क्वेश्चन? यानी साइड में मैं लिख ले कि इनका जो बेसिक सैलरी है वो 70,000 पर मंथ है। लिख लिया? बोलिए। अच्छा, इनको 6,000 पर मंथ एज डियरनेस पे मिलता है, यानी कि इनको डियरनेस पे 6,000 पर मंथ मिलता है। लिख दिया? अच्छा, इनको 10,000 पर मंथ एज ए कमीशन मिलता है। 10,000 कमीशन इनको कितना मिलता है बेटा? कमीशन इनको मिलता है 10,000 एनुअली मिलता है। 10,000 पर एनम मिलता है। नोट कर लेना। इसके बाद इनको हाउस रेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ मिलता है, यानी इन्हें HRA 2,000 पर मंथ मिलता है। नोट कर लिया सब लोगों ने? बोलिए। और इन्होंने जिस मकान में इन्होंने स्टे किया है, इसके लिए इन्होंने 2,500 रुपए पर मंथ पेड किया है। ठीक है, यानी रेंट पेड किया है 2,500 पर मंथ। ओके, नोट कर लिया? अब देखिए, अच्छा इनका मकान कहां पे है? इनका मकान कहां पे है? कहीं लिखा है कहां पे मकान है इनका? कहीं लिखा है कि इनका मकान? नहीं लिखा है। तो अगर मकान नहीं लिखा है कि कहां पे है, तो 40% कंसीडर किया जाएगा। ओके,
अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि इनका मकान कहाँ पे है तो 40% कंसिडर किया जाएगा। ओके ठीक है बेटा, बताइए। तो चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम इसे मिटा दें या रहने दें? चलो हम मिटा के फिर से लिखते हैं, आपके समझ में भी आएगा और वो रूल्स आपको याद भी हो जाएगा। ओके अब ये देखो, इनको ये जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 2000 पर मंथ, यानी 2000 पर मंथ मिलता है, तो एक साल का बेटा मिलता है 24,000। इस 24,000 में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होने वाला है, बस यही हम लोग चेक किया जाएगा। और जितना टैक्सेबल निकल के आएगा इनके सैलरी हेड में कंसिडर किया जाएगा, जाके लिखा जाएगा। ओके बोलिए। तो हम लोग तो यही, द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। क्या पहला, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है? देखो 24,000 मिलता है, ये आप यहां पे लिख लेंगे। लिख लिया? चलो सेकेंड हमने क्या बताया? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितने दिन पे किया है? साल भर पेड किया है, तो यहीं पे लिख लो, आपने जो रेंट पेड किया है वो 2500 पेड किया है और एक साल का, तो ये आपने कुल रेंट पे किया है 30,000। कुल रेंट कितना पे किया है बेटा? देखिए एक साल का रेंट कितना पे किया? 30,000 पेड किया है, बताइए। चलो 30,000, तो ये जो 30,000 का रेंट पे किया है और उसमें से 10% ऑफ सैलरी, मैंने आपसे एक बात कहा था कि यहां सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डीए, क्या अगर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और पर प्लस कमीशन बाय फिक्स रेट ऑन टर्नओवर है, तो इनको हम लेंगे। ठीक है, ओके बताइए। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी आपकी कितनी है वो तो कंप्लीट लेंगे, 70,000 पर मंथ है, तो 8,40,000 हो जाएगा। होगा? बोलो। अच्छा डीए कितना है? क्या डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, ये आपको देखने वाली बात है। तो आप लोग हमें बताइए डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है? इसलिए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। बहुत बढ़िया। तो डियरनेस पे 6,000 मंथली है, तो एक साल का 72,000 होगा। अच्छा एक बात बताओ, कमीशन यहाँ फिक्स है कि नहीं? कमीशन टर्नओवर पर फिक्स है? क्वेश्चन में कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, यानी कमीशन फिक्स नहीं है तो नहीं रखेंगे, ये खत्म हो गया। तो 8,40,000 प्लस 72,000, ये आ जाएगा 9,12,000 का 10% कितना हो जाएगा? 91,200। अच्छा एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी बेसिक सैलरी जो है, चलो ठीक है, अब इसमें से इसको डिडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? नील आएगा ना, माइनस हो जाएगा कि नहीं, बताओ बोलो। अच्छा थर्ड केस क्या है? मकान कहां पे है आपका? आपका नहीं पूछ रहा हूं मैं इंप्लॉई का मकान पूछ रहा हूं, कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो जब बेटा कहीं नहीं लिखा है तो क्या कंसिडर किया जाएगा? मैंने कहा कि 40% ऑफ सैलरी, तो इसी का कितना आया था? 9,12,000। 9,12,000 का 40% निकाल लीजिए। 9,12,000 का 40% कितना आएगा? 3,64,800। 3,64,800।
बेटा एक बात बताओ, इन तीनों में सबसे कम कौन है? इन तीनों में सबसे कम कौन है? 24,000 कम है बेवकूफ, ये नील का अमाउंट कम है, 0 है वो। ठीक है, तो तो ये क्या हो गया, यही एग्जेम्प्ट होगा, यानी एग्जेम्पशन इनको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा? टैक्सेबल क्या हो जाएगा? इनको मिलता 24,000 है, एग्जेम्प्ट हो गया 0, तो टैक्सेबल 24,000 हो जाएगा। ओके, बोलो। तो एग्जेम्पशन जो पूछ रहा है, हम इस क्वेश्चन के अंदर जो कैलकुलेट कर रहे थे, वो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा वो कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, हम लोग अगला इलस्ट्रेशन यानी 4 नंबर का इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों को बता दूं मीटिंग क्या नाम से, 1 मिनट। एम्प्लॉय ने जितने दिन हाउस रेंट अलाउंस पाया है, हम उतने ही दिन की सैलरी को कंसिडर करते हैं 10% निकालने के लिए, या 40% निकालने के लिए, या 50% निकालने के लिए। ओके, बोलिए। यानी जितने दिन उसने हाउस रेंट अलाउंस पाया होगा, जितने महीने पाया होगा, तो उसी अमाउंट को देखा जाएगा ना कि वो टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा। बताइए। क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आपका 4 कहता है कि मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड बाई, जो है एक्स एम्प्लॉयड बाई एक्स लिमिटेड। अच्छा, एक्स है, एक्स लिमिटेड में एम्प्लॉयड है एट दिल्ली अप टू 30 नवंबर 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इनका बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ, डियरनेस 30% ऑफ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस 30% ऑफ बेसिक सैलरी है, 60% फार्म्स पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। ध्यान दीजिएगा, केवल 60% बेसिक सैलरी का पार्ट है, तो 60% क्या है? अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ओके, बाकी का डियरनेस अलाउंस 40% नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ओके, नोट कर लिया। हाउस रेंट अलाउंस 8,000 पर मंथ है, रेंट पेड बाई एक्स 11,600 पर मंथ। और फिर क्या किया उन्होंने, एक्स ने 1 दिसंबर 2019 से एक नया जॉब ज्वाइन किया अमृतसर में, और फिर वहां क्या क्या चीजें पाया? बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, डीए 32,000 पर मंथ, फॉर्म्स पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, कोई बात नहीं, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया वो। हाउस रेंट अलाउंस 24,000 पर मंथ, रेंट पेड बाई एक्स 7,600 यानी 7,600 पर मंथ। फाइंड द टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। तो बेटा सॉल्व किया जाए, बोलिए। चलिए, इनके दो केसेस हैं। पहली बात कि जब वो दिल्ली में थे, और दूसरी बात जब उन्होंने अमृतसर ज्वाइन किया जॉब को। ओके, तो लिखेंगे यहां कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल पार्ट ऑफ HRA अंडर सेक्शन 1013A। लिख लिया। देखो, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप बहुत अच्छे ढंग से जान रहे हो। हाँ, तो पहली बात तो ये क्या नाम से, संध्या आप बताओ बेटा। हाँ आकांक्षा बोलो। हाँ, हाउस रेंट अलाउंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, पहले बता दो। तो हाउस रेंट अलाउंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, बताओ। चलो, अब मैं सबसे पहले तो हाउस रेंट अलाउंस आपने 2 दिन लगाया, बहुत अच्छा किया।
चलिए हेडिंग डालिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ओके, बोलो एंटरटेनमेंट अलाउंस। नोट कर लिया सब लोगों ने? एक्चुअली एंटरटेनमेंट अलाउंस, ध्यान दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं, एम्प्लॉय जानने से पहले और इनकी जो टैक्सेबल अमाउंट जानने से पहले, कि होल अमाउंट इंक्लूड्स, लिखेंगे होल अमाउंट इंक्लूड्स इन सैलरी हेड। पहले जितना भी इंटरटेनमेंट का अमाउंट होगा उसको सैलरी हेड में इंक्लूड कर लेंगे। दैट इज क्लियर? बोलिए। और फिर ये देखेंगे कि एम्प्लॉय जो आपके पास दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है बेटा? एक तो सरकारी कर्मचारी होते हैं और एक तो गैर सरकारी कर्मचारी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। नोट कर लिया? अब देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अंडर सेक्शन 16 का जो सेकेंड सबसेक्शन है, वो आपको ध्यान दो कि यहां पे डिडक्शन मिलता है। किसको डिडक्शन मिलता है? डिडक्शन अलाउ है किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अंडर सेक्शन 16 का जो सेकेंड है, यानी कि सैलरी हेड में 3 डिडक्शन 16 के अंदर मिलते हैं। कौन कौन से? तो पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपए तक। सेकेंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस आपका मैक्सिमम 5,000 तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ध्यान देना, किसे? केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस का नहीं मिलता है। ओके? तो अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लिखेंगे द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल 16 सेकेंड, ठीक है, will be deduction allowed for only government employee। मैं बार बार only government employee इसलिए लिख रहा हूं कि आपसे गलतियां ना हो, कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी आप कहीं शामिल न कर लें। ओके, कर ले। पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईए। इंटरटेनमेंट अलाउंस का जो एक्चुअल अमाउंट होगा वह। सेकेंड, 20% ऑफ सैलरी, या ये कह सकते हैं 1/5 ऑफ सैलरी। ओके, नोट कर लिया? और थर्ड, मैक्सिमम लिमिट 5,000। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वह अंडर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपको, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको ये इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो आपको छूट मिलेगा। वो आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सेकेंड के अकॉर्डिंग छूट मिलेगा। यानी केवल ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। ओके? अच्छा, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नो एनी डिडक्शन अलाउड बाय इनकम टैक्स एक्ट। ओके,
एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई भी इंटरटेनमेंट अलाउंस का एक भी पैसा डिडक्टेबल नहीं होता है। यानी कि जितना इनको ईए मिलेगा, जितना इनको ईए मिलेगा, सब का सब क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ओके। कभी कभी बेटा क्वेश्चन में एक बात कहता है, कभी कभी क्वेश्चन में एक बात कहता है कि मिस्टर एक्स इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड गेट्स एंटरटेनमेंट अलाउंस 5000 पर मंथ, बट एक्सपेंस ऑन इंटरटेनमेंट 6000 पर मंथ। उसने 5000 रुपए मंथली पाया इंटरटेनमेंट के लिए और उसने 6000 मंथली उसने एक्सपेंस किया इंटरटेनमेंट के लिए। तो स्टूडेंट सोचता है, भावनात्मक लगाव होता है, स्टूडेंट सोचता है भैया उसने 5000 रुपए पाए और 6000 रुपए एक्सपेंस कर डाले। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 5000 रुपए का एग्जाम्पशन दे देते हैं। ठीक है। क्या स्टूडेंट सोचता है कि ये पाए हैं 5000 और इन्होंने एक्सपेंस कर डाले हैं 6000, चलो इसको एग्जाम्पशन दे दें। अभी भाई एग्जाम्पशन देने वाले हम कौन होते हैं? एग्जाम्पशन और डिडक्शन देने का काम इनकम टैक्स एक्ट करता है, और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए इनकम टैक्स एक्ट 54 का भी डिडक्शन नहीं किया इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए। ओके, बोलिए। तो आप अपना जबरदस्ती का डिडक्शन क्यों दें? वो अपना खेत खलियान बाग बगीचा घर बेच के इंटरटेनमेंट में लगा दे अपने एम्प्लॉयर के लिए, तो भी इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय को एक पैसे का डिडक्शन नहीं मिलेगा इंटरटेनमेंट अलाउंस के संबंध में। ये सब का सब अमाउंट सैलरी हेड में कंसिडर किया जाएगा और टैक्सेबल किया जाएगा। ओके बेटा। केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इनकम टैक्स एक्ट ने ये प्रोविजंस रखा है सेक्शन 16 का जो सेकंड है कि पहले उनके सैलरी हेड में जितना इंटरटेनमेंट अलाउंस होगा इंक्लूड कर लिया जाएगा, बाद में उसे किसे जितना इंटरटेनमेंट अलाउंस कैलकुलेशन के बाद आएगा कि कितना इनको डिडक्ट मिलना चाहिए डिडक्शन, वो कैलकुलेट करने के बाद वो इनकी सैलरी में से घटा दिया जाएगा। ठीक है, वो इनकी सैलरी में से डिडक्शन दे दिया जाएगा। ओके बेटा। तो आपका पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में जो अगला टॉपिक होगा ये होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 1014 फर्स्ट एंड डिडक्शन 1014 सेकंड के अकॉर्डिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके बाद आपका पार्टली टैक्सेबल अलाउंस समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आज समझ में आया होगा और मिलते हैं हम अगली क्लास में आपसे। ओके, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।